हाय एवरीवन। आप सभी लोगों का कैरियर गेटवे की जीएस 75 डेज हार्ड सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी और दिन है 21वां। जनरली ऐसा बोला जाता है कि किसी भी चीज़ को आप लगातार 21 दिन के लिए अगर कर लें तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो ये हमारी आदत बन चुकी है कि हम डेली के डेली किसी न किसी जीएस के सब्जेक्ट के 10 से 11 क्वेश्चन करते हैं और इस आदत को हम फितरत में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि आदत बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं। सो हम इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए लेके जाने वाले हैं। सो आज की क्विज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल कास्ट रेस्ट विद द। भाई, किसके पास वो डिसीजन है, वो अथॉरिटी है कि भाई वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये कास्ट शेड्यूल कास्ट में होनी चाहिए? कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 341 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट के बारे में जो कास्ट वहां पर है उसको गवर्नर की हेल्प से या गवर्नर से पूछताछ करके डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस कास्ट को शेड्यूल कास्ट में रखे जाना चाहिए या नहीं। सो इसका आंसर होगा आपका प्रेसिडेंट। मैंने पिछली किसी वीडियो में भी बताया था कि कोई भी ऐसी चीज जो कि मतलब एक हाईली डेजिग्नेटेड पावर है वो किसके पास होगी, वो डेफिनेटली आपके प्रेसिडेंट के पास होगी। नेक्स्ट है, द सीट ऑफ केरला हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट। केरला उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? कोट्टयम, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम या एर्नाकुलम। तो केरल में कोच्चि, कोच्चि एक जगह है, बहुत आपने सुना भी होगा। ठीक है, कोस्टल, वैसे तो सारा केरल में ऑलमोस्ट सारी जगह ही कोस्टल्स हैं, लेकिन कोस्टल प्लेस है ये। वहाँ उसमें कोच्चि में आपका है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में आपकी हाई कोर्ट, केरल की हाई कोर्ट स्थित है। तो आप याद रख सकते हैं, तिरुवनंतपुरम में नहीं, एर्नाकुलम में आपकी केरल हाई कोर्ट स्थित है। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज, लोकसभा के प्रथम प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस राधाकृष्णन, एम अनंत शयनम आयंगर, सरदार हुकुम सिंह या जीवी मावलंकर। तो ये जीके का एक फैक्ट है, लेकिन हमारे पॉलिटी से भी डेफिनेटली रिलेटेड है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे। तो इनका, इस क्वेश्चन का आंसर है जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। तो ये हमारी जो पहली लोकसभा थी उसमें 1952 से 56 तक ये लोकसभा स्पीकर रहे हैं। आज हमारे प्रेजेंटली लोकसभा स्पीकर कौन है? श्री ओम बिरला। ओम बिरला राजस्थान से आते हैं, तो आप ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डील्स विद। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो जनरली हमने पढ़ा नहीं होता। एक पॉलिटी का बिल्कुल डीप रूटेड क्वेश्चन है, जिसने पॉलिटी से आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वो इसका आंसर कर सकता है। तो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बारी। द पर्पस ऑफ स्टेट, द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, द नेचर ऑफ स्टेट, द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर है द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। इसके बारे में समझाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि एक फैक्ट है। The Supreme Court of India offers advice to the President on matters of legal, public, or constitutional importance based on Article 148, Article 129, Article 147 and Article 143। अब देखो, जब भी कोई बिल से रिलेटेड या किसी और चीज पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड आपके मतलब प्रेसिडेंट को कुछ भी जानना होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। भाई इसमें क्या लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ये करना ठीक है, इसको और कैसे बेहतर तरीके से मतलब लीगली या मतलब आपके लेजिस्लेटिवली कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। वो है आपका आर्टिकल 143 के तहत, जिसको बोला जाता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट की 5
जुरिस्डिक्शन है। 5 जुरिस्डिक्शन कौन कौन सी हैं, चलो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे, आपको बेहतर लगेगा। पहला है रिट जुरिस्डिक्शन। रिट में क्या है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगी, तो ये होगी रिट जुरिस्डिक्शन। फिर आती है दूसरी अपीलेट, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या है भाई, आपने सेशन कोर्ट में कोई केस चल रहा है, आप वहां पे जीत गया, हार गए या जो भी है, तो कोई भी फर्दर मूव कर सकता है आगे, दैट इज इन हाई कोर्ट। भाई हाई कोर्ट से भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, दैट इज अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर तीसरा है आपका है रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। रिवाइजरी, रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है भाई, पिछली बार किसी मैटर पे बातचीत हुई, कोई मैटर चला कोर्ट में, उसमें कोई आपका एक फैसला सुना दिया गया, डिसीजन आ गया, तो उस जजमेंट को दोबारा भी सुना जा सकता है और उसको रिवाइज किया जा सकता है, कुछ उसमें चेंजेस किया जा सकते हैं या उसको कंप्लीटली ओवरटर्न भी किया जा सकता है। ये जुरिस्डिक्शन भी आपकी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर फोर्थ है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है भाई, डिस्प्यूट है किसी चीज को लेके सेंटर और स्टेट के बीच में, या 2 स्टेट्स के बीच में, 3 स्टेट्स के बीच में, जैसे आपका रिवर वाटर को लेके डिस्प्यूट हो जाता है 2 या 3 स्टेट्स के बीच में कि हाँ हमें इतना पानी मिलना चाहिए वो, या किसी और चीज को लेके 2 स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। डेफिनेटली वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आता, क्योंकि हाई कोर्ट का जो दायरा है वो आपका स्टेट तक है। तो अब 2 स्टेट्स की बात है तो डेफिनेटली वो एक स्टेट की जो हाई कोर्ट में तो आएगा नहीं, तो ये कहाँ रहेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने 4 बता दी और 5वीं है आपकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अगर फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं तो ये 131 आपका आर्टिकल नंबर है, और आपका और तो बस यही है, रिट जुरिस्डिक्शन आपका मैंने बताया था जब आपके फंडामेंटल राइट्स यूज किए गए, मतलब बताए थे मैंने। व्हाट विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भाई प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन कौन सा है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल डायरेक्शन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भाई जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको कौन मतलब एग्जीक्यूट करता है, दैट इज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। मींस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है जो आपका। अब वहां पर वो ठीक से नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज, कोई भी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन का ठीक से काम नहीं कर पा रहा है या उसके बस की बात नहीं रह रही, तो हम क्या करेंगे, वहां से उसको हटा देंगे और किसी अच्छे बंदे को लाके वहां पर, मतलब टॉप ऑफिशियल को लाके वहां पे बैठा देंगे, ताकि वो उस सिचुएशन को या उस चीज को संभाल सके। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ये मतलब है। तो मैंने अभी बताया अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, ठीक है, तो वही हमारे टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, वही एग्जीक्यूटिव होते हैं मेन। वैसे तो देखो एग्जीक्यूटिव आपका प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर से शुरू हो जाता है, लेकिन क्या है कि ग्राउंड लेवल पे जो वर्क करते हैं वो है आपके ये ब्यूरोक्रेट्स एंड उसके आगे के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो। वायोलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ अराइजेज मोस्टली फ्रॉम लैक ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, एग्जीक्यूटिव क्वासी जुडिशियल पावर्स, लिमिटेड फ्रेंचाइज, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, जो कानून है वो सबसे बड़ा है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं, ना ही आपका लेजिस्लेटिव मतलब लेजिस्लेशन, ना ही आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी, ना ही आपके जुडिशियल सिस्टम कानून से बड़ा है। सो अगर रूल ऑफ लॉ का वायोलेशन होगा तो वो किस वजह से होगा, ऑब्वियसली अगर उसके अंदर जो चेक्स एंड बैलेंसेस अगर हम टाइम टू टाइम नहीं चेक करेंगे, नहीं देखेंगे कि वो ठीक से अप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली उसका वायोलेशन होना पॉसिबल है। तो टाइम टू टाइम आपके चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, और वो तो किसी भी चीज पे होने चाहिए। जैसे कि रिसेंटली अभी आप देखेंगे कि लखनऊ में भीषण अग्निकांड हुआ कोचिंग सेंटर में। अब जैसे ही वहां हो गया
तो अब पूरे यूपी में अलग अलग जगह पे आपके कोचिंग सेंटर्स में चेक्स शुरू हो गए कि भाई वहां पर जो फायर सेफ्टी सही है या नहीं है। ये पहले से ही अगर होता तो क्या वो जिन लोगों ने जान गंवाई है क्या वो गंवाते? तो इट मीन्स कि टाइम टू टाइम वो चीज होती रहनी चाहिए ताकि सभी सतर्क रहें और सभी कानून का पालन करें। क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ प्रोक्लोमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज द 42nd, 43rd, 44th या 45th? थोड़ा सा भी अगर आइडिया है तो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है वो आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट वाज इन 1976 डन बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। तो नेशनल इमरजेंसी लगाई कैसे थी, किस आर्टिकल या किस चीज़ का बहाना लेके उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी? देखो आर्टिकल 352 में आपकी नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है और 352 में पहले क्या मेंशन था? इंटरनल डिस्टरबेंसेस मेंशन था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना डिस्टरबेंस, तो उस टाइम पे इंटरनल डिस्टरबेंसेस ये था कि भाई अंदर कोई भी अगर डिस्टरबेंस हुई तो उसको देख के नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसका मिसयूज किया कि भाई जितने भी जो उस गवर्नमेंट थी उनकी, उसके अगेंस्ट बहुत सारे नेता हो गए कि उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट हो गए। तो उनको लगा कि भाई इनको ऐसे चुप नहीं किया जा सकता, मैं आगे इलेक्शंस हार जाऊंगी, मैं रूल नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए उन्होंने इसको इंटरनल डिस्टरबेंस का नाम दे करके नेशनल इमरजेंसी बाई आपके प्रेसिडेंट अनाउंस करवा दी और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे चेंजेस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में करवा दिए। फिर आया भाई जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई, इमरजेंसी खत्म होने के बाद इलेक्शंस हुए, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हार जाती है और आपकी जो जनता दल है, शायद जनता दल ही है कि जो पावर में आते हैं और पावर में आने के बाद सबसे पहला काम वो क्या करते हैं? 44th अमेंडमेंट एक्ट करते हैं जो कि 1978 में है और उसमें वो इस इंटरनल डिस्टरबेंस को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर देते हैं। आर्म्ड रिबेलियन से अब क्या मतलब है कि भाई कोई भी ग्रुप या लोग अगर हथियार उठाकर खड़े हो जाएंगे तो बहुत ही मास लेवल पे खड़े हो जाएंगे, तब उसको हम नेशनल इमरजेंसी मान सकते हैं। और मतलब इंटरनली बाहर से तो कोई एग्रेशन होगा तब तो मानेंगे ही मानेंगे कि भाई किसी से युद्ध होगा तो नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन अंदर से अगर कोई आर्म्ड रिबेलियन होगा या कोई आर्मी अगेंस्ट हो गई तो उसको नेशनल इमरजेंसी की स्टेट घोषित किया जा सकता है। सो ये चेंज हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ठीक है, ये सेफ गार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। मिसयूज किसकी वजह से हुआ था ये मैंने बताया, अब सेफ गार्ड भी मैंने बता दिया। द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय द गवर्नर, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। अगेन कुछ भी ऐसी पावर आ जाती है कि किसके पास है, तो उसका आंसर होगा आपका प्रेसिडेंट। तो 3 तरह की आपकी इमरजेंसी है, एक तो मैंने अभी बता दी 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में आपकी स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी का मतलब है कि वहां पर भाई जो गवर्नमेंट है वो सही से रूल नहीं कर पा रही, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे फेल हो चुका है। सो गवर्नर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट वहां पर स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी यही है कि देश में इतना पैसा नहीं बचा कि भाई सबको सैलरी दी जा सके या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाया जा सके, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, बट आज तक कभी नहीं लगी। अब आता है एक आर्टिकल है 359 350 और 359 आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन 359 मेनली क्या कहता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी लगती है उसमें फंडामेंटल राइट्स लोगों के सस्पेंड किए जा सकते हैं। कौन कर सकता है? वो है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट भाई फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर सकता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो किसी भी स्टेट में कोई इमरजेंसी लगे, कुछ भी लगे, किसी भी स्टेट में आपके सस्पेंड नहीं किए जा सकते। सो प्लीज आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मेन रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया इज। कम्युनलिज्म बढ़ने, सांप्रदायिकता बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, सोशल इनइक्वालिटीज या इम्पोजिंग बैन ऑन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। तो
डेफिनेटली आप इसका आंसर बिल्कुल सही कर पाएंगे। इसका आंसर है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। इसमें देखो बहुत कम है दूसरी माइनॉरिटीज का रोल है, इसमें मुस्लिम माइनॉरिटीज का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मदरसा, मतलब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि वो अपना खुद का मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी है, उसमें मदरसा बनाए जाते हैं, वहाँ पर एजुकेशन दिए, मतलब एजुकेशन मेनली रिलीजियस एजुकेशन ज़्यादा दिया जाता है रेदर देन जो आपकी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत होती है वो नहीं दी जाती। जो उस कम्युनिटी के बच्चे जो स्कूल्स में पढ़े हैं वो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं, उनकी जो मैं सोच है वो काफ़ी डेवलप्ड देखी जा सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स या दोज चिल्ड्रन जो कि आपके मदरसा में पढ़े। सो अगर इस चीज को ठीक करना है तो उनको एजुकेशनल और उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को दूर करना पड़ेगा। सो दिस इज द आंसर एंड एंड ऑफ दिस क्विज राइट हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।